है, मतलब इतना ज्यादा हीट है कि इसको हीट रिलीज करे, मतलब हीट को रिजेक्ट करे या ऑब्जर्व करे, उसे टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहां पर भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर डज नॉट चेंज। तो यहां पर जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो खुद सोचो कि ये कैसा हुआ। तो टेम्परेचर जब चेंज नहीं होगा तो ये फिर से हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा। ये फेज हमारा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस बार आइसोथर्मल कंप्रेशन में इसका पीवी ग्राफ बनाएंगे, पीवी, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तो इस बार क्या हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम तो चेंज होगा, P4 V4, लेकिन टेम्परेचर वही रह जाएगा जो क्या हो जाएगा T2। इसमें कोई दिक्कत, इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां तक आप नोट कर ले, फिर स्टेप 4 लिखते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 4 में, फिर वही पिस्टन है, कंटेनर है, आइडियल गैस भरा हुआ है, यहाँ इंसुलेटिंग स्टेंट है, इसका बेस कंडक्टिंग है, अब देख, अब लास्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि वेट को काफी तेजी से रिमूव करा रहे हैं। तो वेट को काफी तेजी से जैसे ही लॉस कराएंगे, वेट को काफी फास्टली लॉस कराएंगे, तो सोचो यहां पर ये इंसुलेटिंग है, इसलिए यहां एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। खुद गौर करना, यहां पर तो हीट वीट रिलीज नहीं हो पाएगा या हीट रिजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये जैसे ही कंप्रेस करेगा इसको, जैसे जैसे वेट हटाएंगे इसको दबाते चला जाएगा। तो खुद सोचो कि यहां पर एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, मतलब वर्किंग सब्सटेंस यहां पर कंप्रेस होगा, यहां पर हीट बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन वर्किंग सब्सटेंस के कंप्रेस्ड होने के कारण, वर्किंग सब्सटेंस, स्टेप 4 है ना, वर्किंग सब्सटेंस compressed, then temperature changes, मतलब कि यहां वर्किंग सब्सटेंस कंप्रेस्ड होगा, इसके कारण यहां टेम्परेचर चेंज होगा और वह टेम्परेचर T2 से T1 हो जाएगा। फिर
T2 से क्या हो जाएगा T1, और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन का केस होगा। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब बनाएंगे पीवी का, तो P4 V4 T2 तक आ गया। तो एक साथ चारों को बना करके दिखा देते हैं अच्छे से। अब आप अच्छे से देख लो, ये प्रेशर है और ये क्या है मेरा वॉल्यूम। पहला फेज में आइसोथर्मल कंप्रेशन, एक्सपेंशन सॉरी। पहले फेज में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इस पॉइंट पे क्या था P1 V1 और टेम्परेचर क्या था T1, और इस पॉइंट पे क्या था P2 V2 T1। मतलब प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज किया था, सॉरी प्रेशर वॉल्यूम चेंज किया था, टेम्परेचर चेंज नहीं किया था। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। और इस फेज में हीट एब्जॉर्ब हुआ था क्यों, ठीक है। उसके बाद वाले फेज में आइएगा, तो उसके बाद वाले फेज में ये हुआ हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें क्या हुआ कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चेंज हुआ, यानी हमारा हो गया P3 V3 T2। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है। उसके बाद उसके बाद यहां हुआ आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो इसमें हीट रिजेक्ट हुआ, तो माइनस क्यों आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर जो कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहते हो, देखी फिगर में दोनों बना लो, नाम चेंज कर दो Q1 Q2, और इस पॉइंट पे P3 V3 T2 है, और यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था, तो होगा P4 V4 T2, ठीक। और लास्ट फेज में फिर हमारा हो गया एडियाबैटिक कंप्रेशन। जिसमें हमारा टेम्परेचर T2 से कहां चला गया T1। मतलब इस फेज में ही हीट यहाँ दो ही फेज में हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ऑब्जर्व हो रहा है और आइसोथर्मल कंप्रेशन में रिजेक्ट हो रहा है। ये दोनों फेज में हीट नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों फेज में हीट जीरो लिख लेंगे। कैसे हुआ समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो मेरे समझ से तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। चाहोगे तो एक ही बार में काम चला लोगे, पॉइंट्स बना दो, कैलकुलेट भी हो जाएगा। वर्क ए, इस पॉइंट का नाम बना दो बी, इस पॉइंट का नाम बना दो सी, इस पॉइंट का नाम बना दो डी। मैंने समझ तो क्लियर है। अब इसके आधार पर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, और इसको नोट कर लो।
चलो अब देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से सारे ये ग्राफ को हम लोग देखेंगे और इस ग्राफ के आधार पर वर्क डन वगैरह निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले केस क्या है, ए से बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले गौर करिएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। सबसे पहले गौर कर लिए साइक्लिक प्रोसेस है ना जी। तो साइक्लिक प्रोसेस में किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। आज भी क्वेश्चन में फाइनली जोड़ के दिखा दिए थे जब हीट इंजन का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में लिए थे, सॉरी। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है और साइक्लिक है तो सारे का इंटरनल जीरो होगा। हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम इसको निकाल कर दिखाएंगे, ठीक। फर्स्ट लॉ लगाते हैं तो क्या पढ़ोगे, Q इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो खुद सोचोगे डेल यू यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू। यानी हीट किसके बराबर हुआ, वर्क डन के बराबर हुआ, ठीक। अब बात करते हैं क्या कि आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन हम जानते थे, यहाँ वन कर लो, क्या पढ़ाए थे, एन आर और टेम्परेचर। तो इस फेज में ए से बी में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है यानी T1 एन आर T1 लॉग बेस ई और वॉल्यूम फाइनल बाय वॉल्यूम इनिशियल यानी V2 बाय V1 यानी V2 बाय V1 यानी। और इस फेज में वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये पता है तुमको कि वॉल्यूम इंक्रीजिंग है तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो पहला फेज का वर्क डन निकाल लिए, इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं B टू C के लिए। तो B टू C जब आएंगे तो B टू C क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो B टू C जब हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो खुद सोचो कि B टू C जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो इसमें हमारा हीट जो होगा वह हीट हमारा किसके बराबर होगा, जीरो। क्योंकि इस फेज में एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हीट कुछ नहीं आया है तो हीट तो पहले ही जीरो कर दी। और तब यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे तो खुद सोचो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन गामा वाला रिलेशन के लिए आप लोग को बताए थे कि एन आर टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल बाई 1 माइनस गामा, याद होना चाहिए। तो यहाँ पर एन आर लिख लेंगे और टेम्परेचर फाइनल, तो टेम्परेचर यहाँ चेंज हो गया T2 हुआ है और इनिशियल क्या हो जाएगा T1 B से C में, तो T2 माइनस T1 बाई 1 माइनस गामा। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं C से D की और फिर बात करते हैं D से A की। तो तेजी में यहां पर हम देख, पहले इसको नोट करो जल्दी से, यार रुक जाए एक मिनट, इधर घेर करके लिखते हैं, इधर घेर करके लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं C से D की। तो C से D में आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो इस बार फिर वही फर्स्ट लॉ Q इक्वल टू डेल U प्लस W, ये तो जीरो हो जाएगा, Q इक्वल टू W, ये तो समझ में आ गया। अब खुद से देख लो आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन जब भी होगा वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा तो वर्क डन निगेटिव होगा। तो वर्क डन जब आपका यहाँ निगेटिव होगा तो खुद सोचो W इक्वल टू, यहाँ पर चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, तो N निगेटिव साइन के साथ N R। अब बात करते हैं क्या C से D, तो टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है तो NR T2 log NR T2 log बेस E। वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पे तो वॉल्यूम इसका V3 और इसका V4 फाइनल बाय इनिशियल यानी V4 बाय V3। ये आपको ध्यान होगा, ये सब आप चैप्टर खत्म हो रहा है, इसमें तो मेरे समझ से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बात आपका क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत। अब D से A की बात करेंगे, पहले इतना नोट कर लो फिर D से A में आते हैं।
अब निकाल लेते हैं लास्ट वर्क डन D2A। D2A क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो D से A जब एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो खुद सोचो कि इस फेज में हीट जीरो है, हीट ना रिजेक्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पर इंसुलेटिंग स्टैंड रखे थे, हम आपको समझाए थे। तो वर्क डन की बात करेंगे W4 होगा, यानी ये W1 था आपका, है ना, ये W2 था आपका, ये W3 था आपका, और ये W4 है। तो W4 में आपको ऐसे नाम दे दिए कि आपको लिखने में, तो W4 में क्या होगा? NR T1 माइनस T2 बाई 1 माइनस गामा। NR का भी T फाइनल T1 और इनिशियल T2, NR T1 माइनस T2 बाई 1 माइनस गामा। अच्छा एक चीज और, ये निगेटिव हटा दो, वर्क डन का डायरेक्शन निगेटिव दिख रहा है, मैग्नीट्यूड में भी हम बनाते हैं, इक्वेशन निकालना है, ठीक। तो W4 निकल गया, W1 निकल गया, W2 निकल गया, W3 निकल गया, ठीक। इसमें एक बार अच्छे से देखो, मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम बीच वाले सब ड्रॉप करते हैं। W3 हो गया, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक बात क्लियर है। और इसको मिटा लेते हैं, पहले हम ग्राफ का इसका काम करें। अब तुम गौर करोगे, किसी भी मशीन की इफिशियंसी निकालनी होती है तो W नेट बाई हीट एब्जॉर्ब। तुम अभी तुरंत, हम तो ग्राफ मिटा दिए, तुम पहले W नेट को देखो। तो W नेट में तुमको दिखेगा कि W2 ये और W4 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। खुद देख लो, एक T2 माइनस T1 एक T1 माइनस T2 है, जोड़ोगे तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देगा पूरा, ये एक निगेटिव सेंस में एक पॉजिटिव सेंस में तो कैंसिल कर देगा। तो हम बोल सकते हैं कि W4 और W2 तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो बचा क्या? एक W1 और एक बचा W3। इसमें मेरे समझ से क्योंकि वॉल्यूम भी अलग अलग है, V4 है और V3 है। तो अब बचा जब W3 और W4, तो W नेट की जगह हम लिख सकते हैं W1 प्लस W3। और हीट एब्जॉर्ब, तो देखो दो ही हीट यहां पर आया था, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट Q1 जो था वो एब्जॉर्ब हुआ, और आइसोथर्मल कंप्रेशन में Q2 था वो रिजेक्ट हुआ, तो एक ही हीट एब्जॉर्ब हुआ जो होगा Q1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो W1 की जगह क्या रखेंगे? nRT1, मैग्नीट्यूड बना रहे हैं, nRT1 log V2 बाई V1, log बेस V2 बाई V1 प्लस W3 की जगह पर क्या रखेंगे? nRT2 log बेस E V4 बाई V3 और बटा Q1। तो जो W1 था वही हमारा Q1 के बराबर था, तो W1 ही हमारा Q1 था, तो यहां पर क्या रख लेंगे? nRT1 log बेस E V2 बाई V, ठीक, तो इतना लिख ली। अब कुछ स्टेप को यहाँ डायरेक्ट जंप कराएंगे, तुम खुद देखना। सबसे पहले खुद गौर करो, NR और NR कॉमन करेंगे, ऊपर से नीचे से कट जाएगा। इस वाले फेज में T1 log V2 by V1, T1 log V2 by V1 ये पूरा कट करके इस वाले फेज में ये 1 हो जाएगा, प्लस ये T1 by log V2 by V1 इसके डिनोमिनेटर में रहेगा,
तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस T2 log बेस E V4 बाई V3 बटा T1 log बेस E V2 बाई V1। बता इफिशियंसी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अभी खुद देखो, इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 100% बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। T2 log इतना बटा T1 log इतना, ठीक। अभी लाना कुछ और है लेकिन अभी इतना लिख सकते हैं। अब तुम खुद गौर करोगे कि जब इतना लिख लिए तब हम बात करेंगे कुछ कुछ आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल में आपको पढ़ाया गया था P1 V1 इक्वल टू P2 V2, याद होना चाहिए। एडियाबैटिक में पढ़ाया गया था, एडियाबैटिक में पढ़ाया गया होगा आपको, गामा वाला पावर याद होना चाहिए। बेसिक बहुत सिंपल था, पढ़ाया था, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ ग्राफ को अपना देखो, ग्राफ को अपने कॉपी में दोनों देखोगे, पहला फेज में P1 V1 से P2 V2 तक गया था, और दूसरा जैसे एडियाबैटिक हुआ था तो वहां P2 V2 का पावर गामा से P3 और V3 का पावर गामा तक जाएगा। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन में ग्राफ में क्या गया था, P4 V4 P3 V3 बराबर P4 V4, यही ग्राफ का लाइन होगा, गौर से देख लो, इसे मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर एडियाबैटिक में क्या रहा होगा, एडियाबैटिक में रहा होगा P4 V4 का पावर गामा इक्वल टू, फिर वहां से 1 पे चला गया होगा, इसे मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 1 पर चला गया होगा तो क्या लिखेंगे, P1 V1 का पावर गामा, ठीक। मान लो इसकी इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों इक्वेशन को गुना कर देते हैं। गुना करने का नियम जानते हो, LHS को एक साथ, RHS को एक साथ। ये तो नोट किया ही होगा मेरे समझ से, और नहीं किया होगा इधर अभी इतना में लिख रहे थे, इधर दिख ही रहा होगा, कैमरा में स्क्रीन पॉज करके लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, चारों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ। तो चारों इक्वेशन को जैसे ही गुना करिएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट हम पहले कुछ काट देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, P1 P2 P3 P4, इधर भी P2 P3 P4 P1, मतलब P1 P2 P3 P4 कट जाएगा गुना करिएगा तो, ठीक। तो डायरेक्ट लिखते हैं V1 इंटू, डायरेक्ट लिखते हैं V1 इंटू V2 का पावर गामा इंटू V3 इंटू V4 का पावर गामा इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं V2 इंटू V3 का पावर गामा इंटू V4 इंटू V1 का पावर गामा, ठीक। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप गौर करिए, V2 को इधर ले जाएंगे तो V2 बाई में आ जाएगा, तो V2 का पावर 1, डायरेक्ट देखो हम स्टेप जंप मारेंगे, V2 को बटा में ले जाएंगे तो V2 का पावर 1, फिर ऊपर ले जाएंगे तो V2 का पावर -1, बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड कर देंगे तो गामा -1 हो जाएगा। तो मेरे समझ से कोई दिक्कत, तो लिख लिया V2 का पावर गामा -1, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब वैसे ही V2 का पावर जब यहाँ पे गामा -1 हो गया, अब V4 को देख लो, तो V4 का पावर गामा और यहाँ V4 का पावर 1, बटा में ले जाएंगे तो V4 का पावर 1, ऊपर ले जाएंगे -1, बेस सेम, पावर ऐड कर देंगे तो V4 का पावर गामा माइनस, 12th बच्चों को इसे मैथ का कैलकुलेशन तो आता ही होगा, इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो V2 लिख लिए, V4 लिख लिया, V1 V3 इधर ले जाएंगे
तो V3 का पावर गामा है और बटा में करके वैसे V3 का पावर गामा -1 और इनटू फिर वैसे ही V3 V1 को इधर ले जाएंगे, गामा है तो V1 का पावर गामा -1। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब खुद सोचो कि सबका पावर सेम हो गया LHS RHS का, तो इसको बटा में लाके सॉल्व करके करोगे तो ये गामा -1 कट जाएगा, तो क्या आएगा V2/V4 = V3 × V1। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे लिख लेते हैं V2/V1 = V3/V4। V2/V1 ऐसे लिख लेते हैं V3/V2, इसको इधर ले लेते V2, V3 इधर है, हाँ इसको ऐसे लिख ली। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी नोट करो तो बोले। अब इस इक्वेशन में आता है इफिशियंसी, जहां हमने निकाला था इफिशियंसी = 1 प्लस क्या आया हुआ है T2 log बेस E V4/V3 बटा T1 log बेस E V2/V1। ठीक आया हुआ है, इसको यहां लिख लिए। अब आप गौर करो कि कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि जैसे डिनोमिनेटर को चेंज कर दे तो पावर में -1 आ जाएगा, यानी इसको ऐसे तो लिख सकते हैं कि इफिशियंसी = 1 प्लस T2 log V3/V4 का पावर -1, V4/V3 तो पावर -1 में लिख सकते हैं, और बटा T1 log V2/V1 इतना लिखा जा सकता है। अब खुद सोच लो कि n माइनस बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा देंगे 1 + x⁴n, तो 1 + nx होता है, यानी यहां लगा देंगे तो क्या हो जाएगा एफिशिएंसी 1 माइनस T2 log V3/V4 बटा T1 log V2/V1। ठीक, अब देख ले V2/V1 और V3/V4 आपस में बराबर है, तो जैसे ये बराबर हुआ मतलब कि ये पैटर्न आ गया एक तरह से कि log बेस A बाई log बेस A। खुद सोच ले V3/V4 बराबर है किसके V2/V1 के, तो log A कट जाएगा, तो log A जब कट जाएगा तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, हम लिख भी देते हैं कि यहाँ V2/V1 बराबर है किसके V3/V4। तो जब ये बराबर है तो ये और ये कट गया, तो कट जाएगा तो इफिशियंसी क्या आएगा 1 माइनस T2/T1। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा होगा। अब चाहेंगे इसमें जल्दी एक बात समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई सोर्स है, टेम्परेचर T1, हीट रिलीज हुआ इससे Q1, ये हमारा इंजन है,
ये हमारा इंजन है, वर्क हुआ इससे W, और ये सिंक है जो हीट Q2 यहां से रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट। तो क्या लिख सकते हो, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, पढ़ाए हैं अभी हीट इंजन में, पिछले लेक्चर में देख लोगे। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इफिशियंसी निकालना होता है, इफिशियंसी क्या पढ़ाए थे, W बटा हीट ऑब्जर्व यानी Q1। तो सोचो यहाँ इफिशियंसी इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है Q1 माइनस Q2 बाई Q1। तो खुद सोचो कि इसी इफिशियंसी को अच्छे से सजा के ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। मतलब इसके फॉर्म में हम प्रूफ कर लिए। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा कि Q2 बाई Q1 T2 बाई T1 के बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, यही जो इंपॉर्टेंट यहां पर जो रिजल्ट आया कि Q2 बाई Q1 बराबर है T2 बाई T1 के, इसी को बोला गया कैरनॉट थ्योरम। हो गया खत्म। अब इसमें हमें क्वेश्चन करवा देते हैं, क्वेश्चन करवा देते उसका घर पे खुद प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो। इसमें क्वेश्चन आसान आसान आते हैं, जितना अच्छे से हम एक्सप्लेन कर दिए पूरा डिटेल में जाकर के, डीप नॉलेज में पढ़ोगे, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। पर इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन करवाते हैं।